हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। अभी आज का जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है अमाइंस का, वो है लेक्चर 5 और इसमें हम अमाइंस की कुछ और प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अमाइंस चैप्टर में सिर्फ 5 लेक्चर में फिनिश करने वाले और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और अमाइंस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी हम देखिए, अभी तक कल तक हमने एसिडिटी ऑफ जो है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस देखा है। उसके बाद में हम किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये भी हमने देखा है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि असाइलेशन प्रोसेस क्या होती है। अब अगर आप देखोगे तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, जिसे हम कहते हैं असाइलेशन। अब असाइलेशन मतलब क्या होता है? अगर हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं एसिड क्लोराइड से, एनहाइड्राइड से, एस्टर से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, और उसी प्रोसेस को कहा जाता है असाइलेशन। या फिर हम कहेंगे कि असाइलेशन ग्रुप में होता क्या है, असाइलेशन ग्रुप में, असाइलेशन प्रोसेस में एक्चुअल में रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम जो है NH2 ग्रुप का, तो हम कहेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ NH2 ग्रुप, दैट इज अमाइन ग्रुप, और NH ग्रुप मतलब सेकेंडरी अमाइंस की भी हम बात कर रहे हैं, बाय द असाइल ग्रुप, बाय द असाइल ग्रुप। और ये असाइल ग्रुप के रिप्लेसमेंट की वजह से इसका नेम जो है वो हो जाता है असाइलेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास में देखो C2H5NH2, तो NH2 में इस तरीके से लिख लेती हूँ। इसका नाम जो हो गया है वो है इथेनामाइन। इसका नाम क्या हो गया है? इथेनामाइन। जब आप इथेनामाइन की रिएक्शन यहाँ पर करवा रहे हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम अगर इथेनामाइन की रिएक्शन हम CH3COCl से करवाते हैं, देखो मैकेनिज्म यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है। तब आपको क्या देखना है कि जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो ये जो ग्रुप जो है हमारा, हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ में रिएक्ट होता है और जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हमारा C2H5NH, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। मैंने ऊपर लिखा है, आप भी ऊपर लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमें ग्रुप मिलता है और ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर हमें जो मिला है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं अमाइड ग्रुप। हम क्या कहते हैं? इसको अमाइड ग्रुप कहते हैं। इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए रहता है। अमीन्स तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, बट हमें क्या चाहिए? इसमें एक स्ट्रॉन्गर बेस चाहिए रहता है और इसीलिए इस रिएक्शन में हम जनरली पाइरिडीन जो है वो यूज करते हैं, जो कि स्ट्रॉन्गर बेस है हमारे अमाइन से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया, या तो फिर आप स्ट्रॉन्गर बेस लिख सकते हो या पैरिडीन अगर याद है तो आप पैरिडीन भी लिख सकते हो। ऐसे ही हम कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास में C2H5 है और ये NH है, यहाँ पर हमने एक H इस तरीके से दिखा दिया और एक जगह पे जो है यहाँ पर एक और ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज C2H5। जब इसकी रिएक्शन, फिर से हमें इस तरीके से इसको लिखती हूँ ताकि हमें समझ में आए, जब ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो फिर से ये निकल जाएगा और हमें जो है यहाँ पर C2H5, फिर यहाँ पर आ जाएगा C2H5, ये हो जाएगा N, और H जो इसमें इन्वॉल्व हो गया तो इसको हमने ऐसे ही रहने दिया, और फिर जो है हमारे पास में यहाँ बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये भी क्या है? एक अमाइड है जिसको हम NN डाई इथाइल इथेनामाइड भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ अमाइड ही हो रहा है। मतलब असाइलेशन ग्रुप में आप देख सकते हो कि हमने एक H को रिप्लेस करके उसमें असाइल ग्रुप CH3CO जो है ये असाइल ग्रुप हम उसमें ऐड कर देते हैं और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं असाइलेशन। सिमिलरली अगर हम ये रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ में लेते हैं तो, या फिर हम कहेंगे कि जब ये किसी बेंजोइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ में? बेंजोइल क्लोराइड के साथ में। कैसे होगी रिएक्शन वो देखो, बेंजाइल क्लोराइड के साथ में कैसे होगी? जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर एक प्राइमरी अमाइन ले लिया है CH3NH2, फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हो? C6H5COCl, यहाँ पर हमने CH3COCl लिया था, यहाँ पर C6H5COCl ले लेते हैं। यहाँ पर हमने बेस यूज किया, जैसे कि हमें पता है कि एक यहाँ से H
और यहाँ से Cl निकल जाएगा और हमें जो वो मिलेगा वो होगा CH3, फिर यहाँ पर NH बचा है, फिर यहाँ पर CO बचा और फिर यहाँ पर हो जाएगा C6H5। तो ये जो ग्रुप बना है यहाँ पर, इसे ये कौन सा ग्रुप बना है हमारा? अमाइड ग्रुप बना है जो कि बेंजीन से अटैच्ड है और इस प्रोसेस को स्पेशली नेम दिया जाता है और वो उसको हमने असाइलेशन कहा था, इसको हम बेंजोइलेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन प्रोसेस है ये। क्या है? बेंजोइलेशन प्रोसेस। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया इतना कि बेंजोइलेशन क्या होता है। तो इस तरीके से हम असाइलेशन प्रोसेस कैरी आउट कर सकते हैं अमाइंस में। अब चलिए इसके आगे हम रिएक्शन देख लेते हैं। वो रिएक्शन जो है, ये इस रिएक्शन को कहा जाता है कार्बैलेमिन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम इसको? कार्बैलेमिन रिएक्शन। बेटा ये कार्बैलेमिन रिएक्शन जो है वैसे तो हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट जनरली हम इसको नहीं करते हैं। ठीक है ना? अब जनरली हम इसको क्यों नहीं करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जब आप स्टडी करोगे तो इस रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हम क्या लेते हैं? पहले प्राइमरी अमाइन लेते हैं। प्राइमरी अमाइन जो है एलिफैटिक भी हो सकता है या फिर एरोमेटिक भी हो सकता है। इसके बाद में इसमें लिया जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई जाती है KOH के साथ में और जब आप इसको हीट करोगे तब यहाँ पर फॉर्म होता है आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या हुआ? आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है और आइसोसाइनाइड जो है ये हमारे लिए हार्मफुल गैस हो सकती है। ठीक है, और इसीलिए इसको रिएक्शन को क्या कहते हैं? या तो कार्बैलेमिन रिएक्शन कह सकते हैं या तो हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। हम इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो कंपाउंड जो है, जो आइसोसाइनाइड बना हुआ है, ये क्या है? ये है, हम कहेंगे इसकी बहुत ही जो गैसेस निकलती है, ये जो रहेगा ये बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है कि कार्बैलेमिन रिएक्शन, ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफैटिक और एरोमेटिक अमाइन देते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देते हैं, है ना? तो हम यहाँ लिख लेंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस डू नॉट गिव दिस रिएक्शन। ये दोनों जो है ये रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि उसमें आइसोसाइनाइड बनना पॉसिबल नहीं होता है। मतलब ये रिएक्शन स्पेसिफिकली कौन देता है या किसके प्रेजेंस में होता है? ये रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारा एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है। एलिफैटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस के लिए ये रिएक्शन होता है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे का हम देख लेते हैं। इसके आगे जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा, या बाकी सब रिएक्शंस तो हमने कल के भी इसमें पढ़ी, आज के भी इसमें पढ़ी है। अब नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में क्या होता है जनरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम लेते हैं ब्रोमिनेशन रिएक्शन होती है। ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, राइट। और फ्रीडलक्राफ्ट, असाइलेशन और अल्काइलेशन और असाइलेशन, इतनी रिएक्शंस होती है। मतलब कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो हम देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पर नाइट्रेशन भी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। फिर हम देखते हैं सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन रिएक्शन भी यहाँ होती है। फिर आती है हमारी फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन। तो बेटा ये अमाइंस जो है ये दोनों रिएक्शन नहीं देता है, मतलब 1, 2, 3 ही रिएक्शन देता है। ये क्यों नहीं देता ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये मैं अभी आपको समझा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं देता है। सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं। अभी अगर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं तो हम सीधे सीधे एनिलीन के साथ में ही करके देखते हैं। जब एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ में होती है, राइट,
तो यहाँ पर हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है हमें? यहाँ पर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलता है, मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन हो रही है, ये जो आप देखोगे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो रही है ये रिएक्शन, राइट। अब देखो ये तो हो गया हमारा ब्रोमिनेशन। अब अगर हम देखें ब्रोमिनेशन के अलावा अगर हम नाइट्रेशन के पीछे भी जाए, किसके पीछे? नाइट्रेशन के। तो नाइट्रेशन के पीछे जब हम जाते हैं तब नाइट्रेशन में क्या होता है? डायरेक्ट नाइट्रेशन इसका हो सकता है। वो कैसे होता है? देखो हमने एक एनिलीन लिया, एनिलीन में जो है यहाँ पर हमने NH2 लिया था, और जब उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ में, यही रिक्वायरमेंट रहती है, तब आप देखोगे कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट में यहाँ पर हमें एक पैरा पोजीशन पे मिलता है प्रोडक्ट, साथ में ही हमें क्या मिलता है? एक ऑर्थो पोजीशन पे भी प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, और मेटा पोजीशन पे भी प्रोडक्ट मिलता है। मतलब यहाँ पर आइसोमर्स मिलते हैं जब भी ये नाइट्रेशन प्रोसेस होगी, जिसमें से सबसे ज्यादा मेजर क्वांटिटी में हमें जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है वही हमें प्रोडक्ट मिलता है मेजर क्वांटिटी में। अब अगर हम देखें नाइट्रेशन के बाद में सल्फोनेशन भी इसमें पॉसिबल होता है। अब हमें मेनली यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एनिलीन जो होता है, देखो इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना। ये लिखा जाता है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो ऐसा क्यों होता है ये हमें देखना है कि एनिलीन जो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं कर सकता है। तो बेटा जैसे कि आप सभी को पता है कि जो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होती है, इसमें रिएजेंट जो यूज हो रहा है वो रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लुईस एसिड कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं? लुईस एसिड कहते हैं। और अगर आप देखोगे कि RNH2 जो है अमाइन जो है, इसे क्या कहा जाता है? लुईस बेस कहा जाता है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस साथ में मिलकर वहां पर क्या कर सकते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन। और जब ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है तो वहां पर फर्दर रिएक्शन नहीं हो सकती, और इसीलिए एनिलीन जो है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस, राइट। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने ये अमाइंस चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया है, और आप इसकी एनसीईआरटी में से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बेटा। जो एनसीईआरटी में इसके बाद वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीटली डिलीटेड है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमाइंस चैप्टर जो है ये छोटा सा चैप्टर है, और छोटा सा चैप्टर के साथ में ही ये क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हम इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे मार्क्स हमें मिल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।